हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर रति शर्मा दुबे और आज हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? पियाजेट ने दी थी, जीन पियाजेट ने दी थी। और उन्होंने क्या एम्फसाइज किया था? ही एम्फसाइज द वेज दैट चिल्ड्रन थिंक एंड एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज। उन्होंने एम्फसाइज किया था कि किस तरीके से चिल्ड्रन सोचते हैं और एक्वायर करते हैं नॉलेज और डेवलप करते हैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है? सेंसरी मोटर स्टेज। तो चलते हैं, पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, जो कि होती है हमारी बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स तक। इसमें बच्चा क्या क्या एक्वायर करता है? इनबॉर्न मोटर एंड सेंसरी रिफ्लेक्सेस, तरह तरह के सकिंग रिफ्लेक्स, सॉलिंग रिफ्लेक्स ये एक्वायर करता है। फिर लर्निंग थ्रू सेंसरी ऑब्जर्वेशन, देखता है अपने आसपास की चीज़ों को, उससे लर्न करता है। मोटर फंक्शंस जैसे कि एक्टिविटी, वेरियस एक्टिविटीज़ करता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को अपने हाथ पांव से महसूस करता है, खोजने की कोशिश करता है और एक्सप्लोर करता है। मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट, अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है, जैसे टॉयज के साथ खेलता है। फिर इसमें एक टर्म आता है एक्कोमोडेशन। इसमें क्या होता है कि इन्फेंट्स ऑल्टर द शेप ऑफ देयर माउथ टू एडजस्ट निपल इनटू देयर माउथ और अ बनाना इनटू देयर माउथ। मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे एक्कोमोडेशन के थ्रू इन्फेंट्स जो होते हैं अपने माउथ को एडजस्ट कर लेते हैं, टू एडजस्ट निपल इनटू द माउथ, या फिर बनाना, एक केला इनटू द माउथ, केले का पीस इनटू द माउथ। अपने माउथ को कैसे उसके शेप को ऑल्टर कर लेते हैं। तो ये क्या है एक्कोमोडेशन? लर्निंग टू चेंज और मॉडिफाई वंस एबिलिटीज एंड एडजस्ट देम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। मतलब चाइल्ड जो है अपने माउथ को मॉडिफाई कर रहा है, अपनी एबिलिटीज मॉडिफाई कर रहा है एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ये होता है एक्कोमोडेशन। अब इसमें एक और टर्म आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिंगिंग द मिल्क बॉटल नियर द माउथ बाय द चाइल्ड और लर्निंग टू पील द बनाना एंड देन ब्रिंग इट नियर द माउथ टू ईट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। एसिमिलेशन क्या है? लर्निंग टू चेंज द एनवायरनमेंट। अब लर्न कर रहा है चाइल्ड टू चेंज द एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको चेंज कर रहा है अपने सुविधा अनुसार, अकॉर्डिंग टू वंस नीड्स। ठीक है, तो इसमें तो वो लर्न करता था एक्कोमोडेशन में कि अपनी एबिलिटीज को मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, और इसमें एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन नीड्स। अब आगे बढ़ते हैं, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे स्टिमुलस रिसीव करता है एक छोटा बच्चा, एक रिस्पॉन्स रिजल्ट होता है। तो रिस्पॉन्स, स्टिमुलस हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? एक्कम्पनीड बाय अ सेंस ऑफ अवेयरनेस। बच्चे को पता चल गया कि हाँ ये कुछ स्टिमुलस हुआ है और उसने रिस्पॉन्स महसूस किया, तो उसको एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ गई उस रिस्पॉन्स की। तो एंड द चाइल्ड बिल्ड्स फर्स्ट स्कीमा और एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट। तो उसका वे ऑफ लर्निंग एक डेवलप हो गया, एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डेवलप हो गया। इसी तरीके से इन्फेंट्स लर्न टू प्ले द टॉयज इन न्यू वेज। न्यू वेज में इन्फेंट्स जो होते हैं वो अपने टॉयज के साथ खेलते हैं। अब एट अबाउट 18 months they develop mental symbols and say words and link words with symbols in their brain. Mental symbols वो डेवलप करने लग जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं सिंबलाइजेशन क्या होता है। इफ अ वर्ड बॉल इज स्पोकन, चाइल्ड क्रिएट्स द सिंबल ऑफ द बॉल और अ विजुअल इमेज ऑफ द बॉल इन हिज और हर ब्रेन। तो अब वो मेंटल सिंबल्स अपने डेवलप करने लग जाता है ब्रेन में। जैसे बॉल बोला तो उसने अपने दिमाग में एक बॉल की पिक्चर क्रिएट कर ली। तो इसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं तो वो अपने मेंटल इमेजरी डेवलप करने लग जाता है, उसी को हम कहते हैं सिंबलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं।
अब इस फेज के अंत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज डेवलप होती है छोटे बच्चों में, ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसमें क्या होता है, चाइल्ड इज एबल टू मेंटेन अ मेंटल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट और विजिबल। तो जो बच्चा है कि अगर कोई चीज जैसे उसकी मम्मी ही है, अगर सामने है तब तो ठीक है, बच्चा खुश है। लेकिन अगर मम्मी कहीं चली जाती हैं तो अगर वो उससे परेशान नहीं होता है कि मम्मी के चले जाने से परेशान नहीं होता है, उसको फिर भी पता रहता है कि मम्मी, अगर ऐसा नहीं है कि मम्मी एकदम चली गई हैं, मम्मी आ जाएंगी, तो इसका मतलब उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस अपने एक्वायर कर ली है। क्योंकि उसको पता है, उसने एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में बिठा ली है उस ऑब्जेक्ट की, कि भले ही वो ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी उसे पता है कि वो ऑब्जेक्ट है, वो कहीं गया नहीं है, थोड़ी देर के लिए विजिबल नहीं है, लेकिन है वो ऑब्जेक्ट, वो फिर से उसको दिखाई देने लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, toy is hidden from the child behind a blanket, so the child tries to search for the toy by removing the blanket or going behind the blanket। मतलब इस चाइल्ड ने अपना ऑब्जेक्ट परमानेंस जो फिनोमिनन है वो एक्वायर कर लिया है, उसका टॉय छुपा दिया। तो जिस बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस एक्वायर नहीं किया है तो वो रोने लग जाएगा, उसको लगेगा कि टॉय मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, चला ही गया हमेशा के लिए। लेकिन जिस बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस एक्वायर कर लिया है तो वो टॉय को सर्च करेगा, वो टॉय को ढूंढेगा, ब्लैंकेट के पीछे ढूंढेगा या ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करेगा। तो वो मतलब उसको इतना ज्यादा एंशियस नहीं होगा वो, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस अपना एक्वायर कर लिया है। अब आती हैं ये स्टेज पूरी हो गई आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ टू 2 years तक। अब आते हैं हम दूसरी स्टेज में, जो हमारी स्टेज का नाम क्या है, स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। ये होती है हमारी फ्रॉम 2 to 7 years। इसमें क्या क्या होता है कि अभी इसमें रीजनिंग इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, अभी छोटा ही बच्चा है, रीजनिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। अनेबल टू थिंक लॉजिकली भी सोच नहीं पाते बच्चे इस स्टेज में। अब बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को नेम तो कर लेते हैं लेकिन क्लासिफाई नहीं कर पाते। नेम कर लिया लेकिन क्लासिफाई नहीं कर पाए कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास में आएगा, इस तरीके से नहीं कर पाते। इवेंट्स आर नॉट लिंक्ड लॉजिकली, मतलब कोई भी इवेंट्स हैं तो वो लिंक नहीं हो पाते कई बार लॉजिकली। और नो सेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, इन बच्चों में सेंस नहीं रहता कॉज एंड इफेक्ट का। जैसे एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड ब्रेक्स अ प्लेट, ही और शी विल थिंक दैट द प्लेट वॉज रेडी टू ब्रेक, नॉट दैट ही और शी ब्रोक द प्लेट। मतलब उन्होंने कोई प्लेट तोड़ दिया, कोई ग्लास तोड़ दिया, तो उनको ये लगेगा कि अरे ये तो अपने ऐसे ही टूट गई, ये तो टूटने को थी तो टूट गई। उनको वो नहीं समझ में आएगा कि उनकी वजह से प्लेट टूट गई, उनकी गलती से प्लेट टूट गई। तो कॉज एंड इफेक्ट का इसमें ज्यादा सेंस नहीं होता है। कैन नॉट ग्रास्प द सेमनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सेम डॉल, जैसे कोई बच्ची गुड़िया से अपनी खेल रही है, तो द सेम डॉल इन अ कार, अ फार्म हाउस और अ सोफा इज परसीव टू बी 3 different ऑब्जेक्ट्स। तो वो बच्ची समझ ही नहीं पाएगी कि अरे ये तो वही सेम डॉल है जो कि कार में भी है, फार्म हाउस में भी है और सोफा में भी है, जो ये टॉय कार में भी है, टॉय फार्म हाउस ऐसा पूरा बना रखा है उसमें भी है, सोफा में भी बैठी है। तो वो सोचेगी कि अलग अलग डॉल्स हैं हर जगह। तो इसलिए ग्रास्प नहीं कर सकते सेमनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अब लैंग्वेज में इसमें एक्वायर क्या करते हैं कि फ्रॉम 1 word utterances to 2 word phrases develop। तो छोटे बच्चे में धीरे धीरे पहले 1 word utterances होता है, फिर उसके बाद 2 word phrases डेवलप होने लग जाती हैं। जैसे नाउन एंड अ वर्ब, जैसे डॉली ईट, डॉली सिट, और अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव, जैसे क्यूट पपी, स्वीट केक। फिर इसमें क्या होता है, cannot deal with moral dilemmas although the child has a sense of what is good and bad। कोई भी moral dilemmas में इस स्टेज में डील नहीं कर पाता बच्चा। जैसे एग्जाम्पल, when asked who is more guilty, the person who breaks 1 glass on purpose or the person who breaks 10 glasses by accident or by mistake। तो ये क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन ज्यादा कसूरवार है, कि जिसने 1 ग्लास तोड़ा
जानबूझ के, या फिर 10 ग्लासेस तोड़ दिए बाय मिस्टेक। तो चाइल्ड स्टेज में क्या होगा? Child in this stage cannot understand moral dilemma. He or she just thinks that the person who broke more glasses is more guilty. और उसको ये समझ नहीं आएगा कि भाई जिसने जानबूझ के तोड़ा है तो वो ज्यादा गिल्टी है, बजाय इसके कि जिसने गलती से तोड़ दिया। तो उसको बस ये दिखा कि हाँ 10 है, ज्यादा नंबर है, तो इसलिए उसने बोल दिया कि जिसने 10 ग्लासेस तोड़े वो ज्यादा गिल्टी है। तो उसको इस तरीके से मॉरल डिलेमास भी इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में समझ में नहीं आते। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या चीज होती है? सेंस ऑफ इमिनेंट जस्टिस, द बिलीफ दैट पनिशमेंट फॉर बैड डीज इज इनएविटेबल। छोटा बच्चा अगर मान लीजिए शरारत करता है तो उसे पता है कि अब तो मुझे डांट पड़ेगी, अब तो मुझे मम्मी डांटेंगी या पापा डांटेंगे। जैसे एग्जाम्पल, द चाइल्ड नोज दैट ही विल गेट स्कोल्डिंग्स इफ ही मिसबिहेव्स विद एनीबडी। उसने कोई शरारत करी, उसने कोई शैतानी करी, मिसबिहेव किया किसी से, तो उसको पता है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब ड्राइंग्स वो इस स्टेज में बनाता है कि चिल्ड्रन लाइक टू ड्रॉ, दे यूज ड्राइंग्स टू स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। कई बार वो ड्राइंग्स बनाते हैं जो स्टैंड करती है समथिंग एल्स के लिए। तो इस चीज को क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक फंक्शन। सिंबल्स टू सिग्निफाई समथिंग एल्स इन द रियल वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ड्रॉज अ मंकी टू डिपेक्ट हिज फनी फ्रेंड। उसने एक मंकी बना दिया, लेकिन वो मंकी किसको डिपेक्ट करता है? उसके एक फनी फ्रेंड को डिपेक्ट करता है। या उसने एक कुछ मॉन्स्टर टाइप कोई बना दिया और वो किसी डिपेक्ट करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को डिपेक्ट करता है जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सिंबॉलिक प्ले, इस स्टेज में बच्चे एक तो ड्राइंग्स खूब करते हैं, ड्राइंग्स से अपने जो उनके मन में चल रहा है वो एक्सप्रेस करते हैं, और सिंबॉलिक प्ले से भी करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू एक्ट एंड प्ले रोल्स ऑफ किंग, क्वीन, फेरी एक्सेट्रा। वो अपने सिंबॉलिक प्ले से खूब सारी चीजें रोल प्ले करते रहते हैं, और उनको इस तरीके से सिंबॉलिक प्ले में ये एक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन। कई बार जो थिंग्स होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन। जैसे अगर जोकर को वो कई बार बोलते हैं कि जो हमें हंसाता है, जो हमें हंसाता है, तो वो जोकर ना बोल के ऐसे बोलेंगे। या डॉक्टर, अरे जो आदमी सुई लगाता है, जो आदमी इंजेक्शन लगाता है, या जो आदमी दवा देता है, तो वो उनको इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन बोलेंगे। अब ईगोसेंट्रिसिटी होती है इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होती है? एक ईगोसेंट्रिसिटी होती है, एक फिनोमेनन होता है कि जो बच्चा होता है, ही और शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो अपने को ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स मान के चलते हैं, और वो दूसरे व्यक्ति का जो पर्सपेक्टिव है वो नहीं समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, इफ चिल्ड्रन इन दिस स्टेज आर प्लेइंग एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, दे वोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर डिस्टर्बिंग द नेबर्स बाय द नॉइज। जैसे बच्चे इस स्टेज में अगर खेल रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं और बहुत सारी नॉइज बना रहे हैं, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि उससे जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं उनकी नॉइज से, जो वो नॉइज पैदा कर रहे हैं अपने खेलने से। तो उससे वो उनके अगर बड़ा भाई है वो पढ़ रहा है, या बड़ी बहन है वो पढ़ रही है, तो वो डिस्टर्ब हो रही है, या पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो ये सब चीजें दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते। अब आगे बढ़ते हैं। फिनोमिनलिस्टिक कैजुअलिटी एक और फिनोमिनन होता है कि टाइप ऑफ मैजिकल थिंकिंग भी होती है इन छोटे बच्चों में। इवेंट्स दैट अकर टुगेदर आर थॉट टू कॉज वन अनदर। जो इवेंट्स साथ में होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो एक इवेंट दूसरे इवेंट को कॉज कर रहा है। जैसे, इफ द चाइल्ड थिंक्स दैट अ डॉग might get ill or get hurt due to some ghost or witch, and then if the dog really fell sick, the child will think that due to her bad thinking this occurred, but in reality it occurred coincidentally, not by child's thinking. जैसे कोई उन्होंने कुछ ऐसा सोच लिया, बैड थिंकिंग सोच ली, भाई अपने डॉगी के बारे में ही कुछ सोच लिया कि अरे वो बीमार पड़ गया, कोई ऐसा गोस्ट के कारण बीमार पड़ गया, और लेकिन कोइंसिडेंटली क्या हुआ, डॉगी सच में बीमार पड़ गया। तो उनको ये लगेगा कि नहीं, मैंने ऐसा सोचा था और मेरे ऐसे सोचने के कारण ही डॉगी बीमार पड़ गया। तो इस टाइप ऑफ मैजिकल थिंकिंग भी इन छोटे बच्चों में होती है। अब क्या है एनिमिस्टिक थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। वो इस तरीके के सोचने लग जाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं
जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी फीलिंग्स एंड इंटेंशंस होती हैं। जैसे इमेजिनेटिव थिंकिंग एंड प्ले में होता है कि डॉल प्ले जब वो करते हैं छोटे बच्चे की, वेरियस डॉल्स इन अ डॉल हाउस हैव इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड दे मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर। उनको वो इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि एक डॉल हाउस में बहुत सारी तरीके की डॉल्स रह रही हैं और वो एक रूम से दूसरे रूम में जाती हैं, वेरियस इमेजिनरी एक्टिविटीज करती हैं। तो इस तरीके का बहुत सारा इमेजिनेटिव थिंकिंग ऐसे छोटे बच्चों में रहता है। अब ये तीसरी स्टेज कौन सी आ गई हमारी? स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है कि ये कौन से ईयर में हमको देखने में मिलती है? 7 to 11 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन ऑपरेट एंड एक्ट ऑन द कंक्रीट रियल एंड परसीवेबल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब सही में अब ये चिल्ड्रन ऑपरेट कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं एक रियल वर्ल्ड में। उनको जो रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, रियल इवेंट्स हो रहे हैं, उस रियल वर्ल्ड में वो ऑपरेट कर रहे हैं। अब वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड उन्होंने छोड़ दिया है, वो रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि ईगोसेंट्रिक थॉट इज रिप्लेस्ड बाय ऑपरेशनल थॉट। चिल्ड्रन कैन नाउ सी थिंग्स फ्रॉम समवन्स एल्स पर्सपेक्टिव। अब वो दूसरे लोगों का भी पर्सपेक्टिव समझने लग जाते हैं। भाई अब वो ये समझने लग जाते हैं कि अगर वो नॉइज पैदा कर रहे हैं तो उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भाई ऐसा ना करें, शांति से खेलें। और लिमिटेड लॉजिकल थॉट प्रोसेसेस, इसमें मतलब फिर भी थोड़े थोड़े, पिछली वाली स्टेज में तो लॉजिकल थिंकिंग थी नहीं, लेकिन इसमें फिर भी लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। सीरियलाइज करने लग जाती हैं वो चीज़ों को, ऑर्डरिंग डेवलप होने लग जाती है कि व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर। तो सीरियलाइजेशन आ जाता है, ऑर्डरिंग आ जाती है। अब इसमें कैन क्लासिफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जैसे एग्जाम्पल शीप, गोट, काउ, बफलो कम अंडर द क्लास ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स और फार्म एनिमल्स, और लायन, टाइगर, बेयर, जैकल कम अंडर क्लास ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। तो इस तरीके से उनको क्लासिफिकेशन करना आ जाता है इस स्टेज में। और इसमें क्या होता है कि सिलोजिस्टिक रीजनिंग एक होती है इसमें, इस स्टेज में, कि अ लॉजिकल कंक्लूजन इज फॉर्म फ्रॉम टू प्रेमिसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल गर्ल इन दिस स्टेज सी that her younger brother is scared of dogs. She also sees neighbor's baby is also scared of dogs. So she concluded that all babies are scared of dogs. मतलब दो premises वो अगर देखते हैं तो वो अपना एक conclusion तैयार कर लेते हैं कि भाई मेरा छोटा भाई भी डरता है और नेबर में भी एक छोटा बेबी है वो भी डरता है, तो इसका मतलब सारे बच्चे डरते हैं डॉग से। तो इस तरीके से वो एक लॉजिकल कंक्लूजन बनाते रहते हैं इस स्टेज में। अब इस स्टेज में आके वो चिल्ड्रन डेवलप मॉरल वैल्यूज अब वो समझने लग जाते हैं। और इसमें इस स्टेज में एक और फिनोमिनन जो वो समझने लग जाते हैं, वो किस चीज का है? कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन क्या है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट स्टिल मेंटेन और कंजर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर द शेप इज चेंज। मतलब वो एबिलिटी टू कंजर्व आ जाती है उसमें, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज भी हो जाता है लेकिन वो अपना जो कोर कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं छोड़ता है, वो ऑब्जेक्ट ही रहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि एक बॉल ऑफ क्ले है, उसको चाहे एक स्फीयर का शेप दे दें आप, एक राउंड बॉल का शेप दे दें, चाहे एक सिलेंडर का शेप दे दें, लेकिन वो बच्चे इस स्टेज में आके बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि भले ही बॉल ऑफ क्ले का शेप, मतलब क्ले का शेप कोई भी रहे, चाहे बॉल के रूप में रहे, चाहे ऐसे सिलेंडर के रूप में रहे, लेकिन उसमें सेम अमाउंट ऑफ क्ले है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट ईच फॉर्म कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ क्ले, की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, क्वांटिटी वही है, भले ही शेप चेंज हो गया हो। तो इसलिए उनमें एबिलिटी टू कंजर्व आ जाता है। और रिवर्सिबिलिटी एक और फिनोमिनन आ जाता है उनमें, कि रियलाइज दैट वन थिंग कैन टर्न इनटू अनदर एंड बैक अगेन, कि एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है और फिर वापस भी आ सकती है। एग्जाम्पल, अगर उन्होंने जैसे अपनी मम्मी के साथ में घर पे आइसक्रीम बनाई, तो इफ होममेड आइसक्रीम मेल्ट्स, अगर वो आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो वी कैन कीप इट बैक इन द फ्रीजर टू फ्रीज इट अगेन, तो वापस से उसमें फ्रीजर में रख सकते हैं उसको फ्रीज होने के लिए। अब स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस, अब ये कौन सी स्टेज है? स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस की है। इस जो ये जो
जो कंक्रीट ऑपरेशंस वाली स्टेज थी, उसके बाद जो लास्ट स्टेज है हमारी वो फॉर्मल ऑपरेशंस की स्टेज है। तो ये स्टेज कहाँ से होती है? 11 years थ्रू द एंड ऑफ एडोलेसेंस। अब इसमें हाईली लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है और सिस्टमैटिक थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है, कैन अंडरस्टैंड फिलॉसफी, एथिक्स, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये सब चीज़ें समझने लग जाती हैं। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट समझने लग जाते हैं। हाइपोथेटिकल थिंकिंग आने लग जाती है कि एक हाइपोथेसिस किया, उसके ऊपर फिर सोचा, टेस्ट किया अपनी थिंकिंग को, फिर कंक्लूजन निकाला। और डेवलप स्किल्स फॉर डीलिंग विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो डील करने लग जाते हैं कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन से। जैसे गेम ऑफ चेस में होता है कि मतलब जैसे गेम चेस खेलने की स्किल भी एक्वायर कर ली जाती है, उसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज होती हैं, वेरियस किस चाल से क्या होगा ये सब सोचने की स्किल आ जाती है। कैन थिंक वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड द आउटकम्स, कैन थिंक अबाउट वेरियस ऑप्शंस के बारे में, वेरियस पॉसिबिलिटीज और उनके आउटकम्स के बारे में सोच विचार कर लेते हैं। जैसे प्लानिंग अ वेकेशन, एक वेकेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं तो उसमें पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है ना, बुकिंग ऑफ टिकट से लेके कि कहाँ हम ठहरेंगे, क्या चीज सामान ले जाएंगे, क्या वहाँ पे क्या क्या डेस्टिनेशन घूमेंगे। और एग्जाम्पल लियरिंग और ब्रिंगिंग अप स्मॉल चिल्ड्रेन अलॉन्ग विद अदर जॉब्स, मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है कि छोटे बच्चों को भी रियर कर रहे हैं और साथ में अदर जॉब्स भी करने हैं, तो कोऑर्डिनेशन इस चीज में बिठाना पड़ता है। तो ऐसी स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग विथ वेरियस ऑप्शंस के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप कर लेते हैं। थिंकिंग अबाउट बेनिफिट्स एंड लॉसेस और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट एनीथिंग, कि बेनिफिट्स किसी चीज का या लॉस हमें किस चीज में क्या होगा, किस चीज से क्या एडवांटेज होगा, किस चीज से क्या डिसएडवांटेज होगा, ये सब चीजें सोचने की स्किल आ जाती है। और कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट टास्क एट अ टाइम, कि कोई भी टास्क मतलब बहुत सारे टास्क हमें कोऑर्डिनेट करने हैं एट अ टाइम, या ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू डू डिफरेंट टास्क, या फिर ऑर्गेनाइजिंग एन ओकेजन और अ पार्टी और अ सेमिनार। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब इस स्टेज में आता है। अब देखते हैं कि साइकेट्रिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं ऑफ पियाजेट्स थ्योरी, है ना। तो those children who have not achieved object permanence by the end of sensory motor stage develop separation anxiety। तो जिन बच्चों में सेंसरी मोटर स्टेज के एंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं होता तो उनमें सेपरेशन एंजाइटी होती है। अगर वो जैसे अपनी मदर को नहीं देखते तो उनको ये लगता है कि मम्मी तो चली गई, हमेशा के लिए चली गई, तो उनमें फिर सेपरेशन एंजाइटी होने लग जाती है, वो घबरा जाते हैं, बहुत रोने लग जाते हैं और उनको कंसोल करना